अंतराल कहानी। कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। नदी का पुल पार करने के लिए सड़क ऊंची होनी शुरू हो गई थी। सड़क के दोनों ओर बेहड़ नजर आने लगे थे। उसकी निगाहें उस टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी को ढूंढ रही थी जो उन दिनों बेहड़ के बीच से ऊपर नीचे होती हुई घाट तक जाती थी। तब घाट की ठीक पहले तेज ढलान हुआ करती थी जिस पर नदी के किनारे किनारे दूर तक बालू की चादर बिछी रहती थी। बालू की परत इतनी मोटी होती थी कि उस पर चलते हुए पैर धंस धंस जाते थे, पर नीचे धारा से लगे हुए किनारे की बालू पसीज कर सख्त हो गई रहती थी। वहीं बैठकर वे नाव का इंतजार करते थे जो दूसरे किनारे पर सवारियों को चढ़ाते उतारते या धारा के बीच आते जाते दिखाई पड़ती थी। अगर नाव को इधर का किनारा छोड़े देर हो गई होती तो बालू पर कुछ राहगीर गठरी मठरी लेकर बैठे नजर आते, नहीं तो एक एक करके वे आते रहते और नाव के वापस लौटने तक वहां कुछ चहल पहल सी हो जाती थी। राहगीरों में कभी कोई नई दुल्हन होती तो चटक पियरी के ऊपर चमकीली चादर डालकर घूंघट काढ़े रहती। पूरी ढकी दे के नीचे से झांकते काले मटमैले पैर जिनमें गिल्ट के झांझ और लच्छे पड़े होते अजीब अटपटी से लगते थे। दुल्हन के साथ गठरी लिए हुए कोई अधेड़ या बूढ़ा आदमी होता जो पुरानी मटमैली धोती के ऊपर नया सिला और गैर धुला सफेद चमकदार कुर्ता पहने होता जिसमें बटन नादारत होते। कभी गोद में बच्चा लिए कोई औरत भी होती। घाट पर बैठते ही बच्चा रोने लगता और वह भीड़ से जरा दूसरी ओर मुंह फेर कर कुर्ती से स्तन निकालती और उसके मुंह में दे देती और बेपरवाही से उसके ऊपर आंचल डाल देती। वहां औरतों में पहला ही बच्चा होने के बाद छाती को लेकर कोई खास शर्म न रह जाती और वे उसके प्रति लापरवाह सी हो जाती थी। वे कभी इस छोटी सी भीड़ को देखता, कभी दूर सरकती नाव को, तो कभी कगार के ऊपर फैले बीहड़ के विस्तार को। दोनों ओर लंबाई में दूर तक चमकती नदी की धारा और चारों ओर फैले बीहड़ के बीच बीच खड़े बबूल के पेड़ और सरपत के गुच्छे जो हवा में बहुत धीरे धीरे हिलते बहुत एकाकी लगते थे। इस सुनसान फैलाव के बीच घाट पर सिमटी छोटी सी भीड़ निचाट उसर के बीच छोटे से खेत में खड़ी लहराती फसल सी लगती। दुनिया में ऊंच नीच, दुख और जलालत से बेखबर उसे वह सारा मंजर बड़ा सुहावना लगता था। नाव पास आती तो केवट उतर जाता और खींच कर उसे किनारे लाता। तब सवारियां उतरनी शुरू होती, फिर भी किसी किसी का पैर पानी में पड़ जाता। सर सामान के साथ सारी सवारियां उतर जाती तो इधर के लोग चढ़ना शुरू करते। चढ़ते समय नाव वाला उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचता तो नाव डगमगा जाती। उसे डर लगता और वह जल्दी से सिमट कर बैठ जाता। नाव आगे बढ़ती तो तेज तेज बहते पानी के चौड़े पाट को देखकर उसका मन उत्साह से भर उठता। धारा के बीच नाव के एक ओर झुककर भंवर मारते साफ चमकते पानी को अंजुरी में उठाने का बहुत मन होता, पर डांट पड़ने के डर से वह जज्ब किए बैठा रहता। सड़क अब एकाएक ऊंची हो गई थी और दूर पुल की रेलिंग नजर आने लगी थी। उसके पहले चुंगी का बैरियर था जो ऊपर उठा हुआ था। बगल में एक झोपड़ी थी जिसके सामने अलाव जल रहा था। 3 लोग उसके इर्द गिर्द बैठे थे। उसके कपड़े वैसे ही मैले कुचेले थे जैसे घाट पर केवट और ज्यादातर मुसाफिरों के हुआ करते थे। उनके चेहरे का भाव तो उसे अब याद नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी ऊब, उदासी और दयनीयता थी। अभी सुबह का वक्त था और सड़क पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। चारों ओर पहले के घाट जैसा ही सुनसान एकांत था। उसकी गिरफ्त में पड़े अलाव तापते चेहरे कुदरती विस्तार का ही निर्जीव हिस्सा लग रहे थे। माहौल में अभाव और गरीबी की वही पुरानी गंध थी जिसके बीच सड़क की काली चमकती कोलतार पैबंद जैसी लग रही थी। उसकी गाड़ी देखकर एक आदमी अंगड़ाई लेकर उठा और जल्दी जल्दी रस्सी खींचकर बैरियर नीचा करने लगा। गाड़ी रुक गई तो बैरियर के सिरे को खूंटे से बांधकर ड्राइवर की खिड़की के पास आया। उससे कुछ गुफ्तगू करने के बाद ड्राइवर ने इधर उधर खोजकर 5 रुपए का नोट निकाला जिसे उसने लपक कर ले लिया और वापस जाकर बैरियर खोलने लगा। बैरियर ऊपर हो गया तो ड्राइवर आगे बढ़ने के बजाय उससे पर्ची की जिद करने लगा। पहले तो उसने ठिठक कर ड्राइवर को अजीब निगाह से घूरा, फिर भकुआ जैसा मुंह बनाकर अलाव तापते दूसरे आदमी की ओर देखने लगा। वह बहुत बेमन से उठकर झोपड़ी के भीतर गया और काफी देर की खटर पटर के बाद एक सड़े से कागज का पुर्जा लेकर आया जिस पर गलत सलत वर्तनी में कुछ छपा हुआ था।
उसने ड्राइवर को उसे देकर उस पर गाड़ी का नंबर लिख देने के लिए कहा, क्योंकि ठेकेदार बाबू घर गए हुए थे। ड्राइवर ने पुर्जा लेकर खिड़की का शीशा उठाया, गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार बढ़ाते हुए एक भद्दी सी गाली देकर गियर बदलने लगा। शाम तक लौट आने के इरादे से वह मुंह अंधेरे ही घर से चल पड़ा था। अब सूरज निकल आया था और धूप फैल रही थी, लेकिन अभी भी इतनी जल्दी थी कि किसी के यहाँ अचानक पहुंचने पर वह अचकचा जाता, और गंतव्य था कि तेजी से करीब आता जा रहा था। उसके दिमाग में आया ही नहीं था कि गाड़ी में इतने जल्दी पहुंचा जाएगा। नदी के उस पार के बेहड़ खत्म होने पर सड़क के दोनों ओर कुछ देर तक खेत मिलेंगे और तब बागों का सिलसिला शुरू होगा, और उनमें से आखिरी बाग मामा का ही तो है। उसी के बीच से होकर तो सड़क से निकलकर उनके गांव की बस्ती के लिए रास्ता जाता है। सड़क से देखने पर पेड़ों के बीच से बस्ती झलकती है। दरअसल नदी पार करने पर पहला गांव उन्हीं का पड़ता है। तब सड़क कच्ची हुआ करती थी और उस पर इक्के के अलावा और कोई सवारी नहीं चलती थी। इक्का भी नियमित नहीं मिलता था और उसे पहले से तय करना पड़ता था। वह भी नदी के बीहड़ शुरू होने से पहले एक छोटे से बाजार में उतार देता था। वहां से पैदल ही चलना पड़ता था। दूरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन नदी पार करने में जो तामझाम था उसको ध्यान में रखकर लोग बहुत भोर में निकल लेते थे, ताकि दोपहर का भोजन बनना शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच जाए और मेहमानदारी के लिए मेजबानों को शर्मिंदा ना होना पड़े। एक ही दिन में वहां जाकर लौट आने का दबाव उस पर इस कदर हावी था कि वह कुछ ज्यादा ही जल्दी चल पड़ा था। उसका मन अतीत से इस कदर रमा हुआ था कि समय और उसके साथ साथ चीजों में आए बदलाव का उसे ठीक ठीक भान नहीं हुआ था। पहले के हिसाब से तो ये पाला छूकर लौट आने वाली बात होती तो निश्चय ही लोगों को नागवार गुजरती, और हो सकता है सब कुछ अनसुनी करके वे उसे रात में रोक ही लेते। इतने दिनों बाद, जिसके दौरान इतना सब कुछ बदल चुका था, मामा के यहाँ जाने का मन बना पाने और फिर पहले ही दिन शहर लौटने की मजबूरी से वह इतना संकुचित था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि चीजों के सारे गणित बदल चुके हैं। पुल के ऊपर और उसके दोनों ओर नदी के पाट पर अभी भी कोहरा छाया था, जिसे काटकर गाड़ी कब आगे बढ़ गई पता ही नहीं चला। उसे याद आया उन दिनों घाट पार करने के बाद बिहड़ों के बीच से ऊपर उठती बैलगाड़ी की लीक थी, जो काफी दूर चलने के बाद चौरस जमीन आने पर कच्ची सड़क में बदल जाती थी, जिसके दोनों ओर दूर तक खेत दिखते थे। सड़क शुरू होते ही बाईं ओर ऊंची जगत और 12 छुइयों वाला वह मशहूर कुआं था, जिस पर 6 पुर एक साथ चलते थे। अगर पुर चल रहे होते तो वहां खासी रौनक होती थी, जिसे देखकर राहगीर कुछ देर के लिए ठिठक जाते थे। कई बार वहां रुककर उसने हाथ पैर धोया था और पानी पीकर आगे बढ़ा था। पुल पार करते ही वह खिड़की के शीशे से उस ओर देखने लगा था। कुछ ही लम्हों के बाद एक टूटी फूटी जगत और ढही हुई छुइया सराटे से निकल गई और वो सोचता रह गया कि क्या वह वही कुआं था। अब उसकी निगाहें उन बागों को ढूंढ रही थी जिनकी सघन अमराई उसके जहन में अभी तक खुदी हुई थी, लेकिन वे कहाँ थे। वहां तो खेत ही खेत थे, जिनमें गेहूं और गन्ने की फसलें खड़ी थी, जिनके बीच कहीं कहीं छोटी छोटी झोपड़ियां थी, जिनमें निजी ट्यूबवेल लगे थे। उनमें से कुछ उस समय भी पानी की मोटी धार फेंकते हुए चल रहे थे, जो अपने आप में बिल्कुल अजनबी दृश्य था। बीच बीच में कुछ खंग लकड़ाए पेड़ जरूर दिखे। तो क्या वही उन बागों के अवशेष हैं? उसके भीतर लगातार कुछ ऐंठता रहा। आगे पत्थर की छोटी सी पटिया पर शायद उस गांव का नाम लिखा था, जो बीच बीच में कोलतार निकल जाने से दौड़ती गाड़ी से ठीक से पढ़ने में नहीं आया। उसके बाद दोनों ओर सड़क से लगे हुए ईंटों के कुछ बने अध बने मकान थे और कच्चे गारे से जुड़ी उबड़ खाबड़ दीवारों वाली चौकट सी दुकानें, जिनके शटर अभी बंद थे। उनके बाद फिर वही खेत और बीच बीच में खंगड़ पेड़। तो क्या वह आगे बढ़ाया? गाड़ी रोककर एक आदमी से पूछना पड़ा। गाड़ी वापस मोड़ते हुए ड्राइवर के चेहरे पर हल्की सी खींच थी। उसे याद आया बाग से बस्ती जाने वाली पगडंडी के बगल में एक तालाब था, जिसमें नाग पंचमी के दिन बच्चे गुड़िया पीटते थे और जिसमें शादी विवाह के बाद औरतें झुंड बनाकर गीत गाते हुए मोर सिराने जाती थी। उसके किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जो खूब जमकर फलता था और बाग के पेड़ों से थोड़ा पहले पकना शुरू हो जाता था। वह और बच्चों के साथ मुंह अंधेरे ही उठकर उस पेड़ के नीचे सीकरी खोजने जाता था। पास में कहीं सियारों की मान थी और वे रात में गिरे आमों को काटकर झूठा कर देते थे। इसी से उस पेड़ का नाम सियर खोववा पड़ गया था।
बाग में आम पकना शुरू होने के पहले बच्चे दिन भर उसी के नीचे जमे रहते और धमा चौकड़ी मचाया करते। जब हवा चलती या पेड़ पर तोते बैठते तो भद भद आम गिरने लगते। बाग की तरह वह पेड़ भी साझी था और उसके आम बंटते नहीं थे। वह बच्चों के लिए छोड़ा हुआ था, जो जितना उठा लेता उतना उसका हो जाता था। हवा बंद होती और आम न गिर रहे होते तो वे उसकी छाया में साफ जमीन पर खाने खींचकर घंटी या चौवा खेलते। चारों ओर धूप मनमनाती और फसल कटे खेतों में रह रहकर बगुले उठते। बार बार घर से कोई खाने के लिए बुलाने आता, पर वे खेल में मग्न रहते। इतने सालों बाद क्या वह उस जमीन को पहचान लेगा जिस पर खेल शुरू होने की उमंग में उसने कितनी कितनी बार खाने खींचे थे। उसके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। अब वह पगडंडी कहाँ थी। दो दुकानों के बीच से एक संकरा गलियारा निकलता था। पहले से मालूम न होने पर सड़क से उसका दिखना नामुमकिन ही था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी उस पर मुड़ी थी। कुछ दूर उस पर खंजड़ा बिछा था, जिसकी ईंटें बीच बीच में नीचे धंस गई थी और कहीं कहीं इतना ऊपर उठी थी कि पेट्रोल की टंकी में लगने से बचाने के लिए ड्राइवर को गाड़ी बहुत धीमी चलानी पड़ रही थी। गलियारा आगे एक चक्रोड़ में मिल गया था। उसके बाईं ओर एक गड्ढा सा था, जिसका एक किनारा निचले खेत में बदल गया था और बाकी जल कुंभियों से भरा था। उस पेड़ का तो कहीं नामो निशान नहीं था। बस्ती में घुसते ही गाड़ी देखकर कुछ बच्चे सिमट आए थे। गाड़ी रुकते ही वे उसे घेर कर खड़े हो गए थे और बीच बीच में गाड़ी को छूकर देखने लगे थे। ड्राइवर के झिड़कने पर वे थोड़ा इधर उधर हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास सरकने लगे थे। उसे गाड़ी से उतरकर मड्डे में घुसते हुए अजीब सा संकोच हो रहा था। अंदर मामा एक चारपाई पर लेटे थे। एक गंदा सा बिस्तर लपेटकर उनके सर के नीचे रखा हुआ था। चारपाई के सिरहाने एक डंडा पड़ा था। उसे देखकर वे डंडा संभालकर उठने लगे। तब उसे मालूम हुआ उनकी आंखों में मोतियाबिंद है। उसने अपना परिचय बताया तो वे एकदम से हड़बड़ा उठे थे। पास में कोई चारपाई नहीं थी। उन्होंने आवाज देकर किसी को बुलाया था, पर देर तक कोई घर से बाहर नहीं निकला था। मड्डे के सामने धूप में कुछ चारपाइयां पड़ी थी। मामा उसके साथ बाहर धूप में बैठकर बातें करने के इरादे से डंडे के सहारे चलकर मड्डे से बाहर आ गए थे। उसकी यादों का सारा तिलिस्म टूट चुका था और वह अब तक वहां बहुत अटपट सा महसूस करने लगा था। मामा उसे बता रहे थे कि कस्बे में आंख के एक डॉक्टर का कैंप लगा था, तो वहां उन्होंने एक आंख का ऑपरेशन किया था। लेकिन पहले उस आंख से जो थोड़ा बहुत दिखता था, ऑपरेशन के बाद वह भी बंद हो गया था। फिर वह पट्टीदार के साथ आबादी को लेकर चल रहे किसी मुकदमे की बात करने लगे थे। उन्हें आशा थी कि इस मामले में हाकिम से कह सुनकर वह उनकी कुछ मदद कर सकेगा, पर वह चुपचाप सुनता रहा था और हाँ ना कुछ नहीं किया था। मामा निराश होकर चुप हो गए थे। कुछ देर बाद एक नंग धड़ंग बच्ची कटोरी में कुछ लेकर खाती हुई घर से बाहर निकली थी। कुछ देर कटोरी लिए लिए घुमरी परैया खेलने के बाद वह उसके पास आ गई थी और हाथ मुंह में जूठन लगाए उसकी चारपाई पर बैठने की कोशिश करने लगी थी। मामा ने उसे डांट कर भगाना चाहा था, पर वह पास ही मंडराती रही थी। बस्ती में कहीं दो औरतें आपस में झगड़ती हुई जोर जोर से गालियां बक रही थी। उनकी भद्दी गालियों की आवाज उसके कानों में हथौड़े सी लग रही थी। मामा उसे अनसुनी कर इधर उधर की बातें करने लगे थे, पर उनका चेहरा शर्म और खीज से फक पड़ गया था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठकर गाड़ी के पास चला गया और उसमें से मिठाई का पैकेट निकालने लगा था। मामा ने फिर जोर से आवाज लगाई थी। थोड़ी देर बाद एक औरत घर के बाहर निकली थी और उसे देखते ही झट से घूंघट लेकर वापस चली गई थी। फिर एक लड़का लोटे में पानी और कटोरी में कुछ बिस्किट लेकर बाहर आया था। सुबह सुबह उसे प्यास नहीं थी, पर कटोरी से एक बिस्किट लेकर वह कुतरने लगा था। लोटे के भार से उसके हाथ की मांसपेशियां तनी हुई थी और वह टेढ़ा होता जा रहा था। उसने जल्दी से लोटा उसके हाथ से ले लिया था। पानी पीने के बाद उसने ड्राइवर की ओर इशारा कर बच्चे से उसके लिए भी पानी लाने के लिए कहा था और कटोरी के बाकी बिस्किट ड्राइवर की ओर बढ़ा दिए थे। लड़का अंदर गया था, पर वहां से खाली हाथ वापस आ गया था। अम्मा पूछ रही हैं कि ड्राइवर कौन जात है। वह सब पका गया था। इस सवाल के लिए वह तैयार नहीं था। दरअसल ड्राइवर की जाति तो उसे भी नहीं मालूम थी। बच्चे ने निधड़क होकर इतने डीठ स्वर में पूछा था कि ड्राइवर ने जरूर सुन लिया होगा। कटोरी से बिस्किट उठाते हुए उसके हाथ रुक गए थे। वह सिर पिटा कर रह गया था। फिर धीरे से बोला था कि उसे प्यास नहीं है और अनायास गाड़ी का दरवाजा खोलने बंद करने लगा था।
उसने सुना था मामी के मरने के बाद से ही मामा के दोनों बेटों में अनबन रहने लगी थी। छोटा मुंबई में टैक्सी चलाता था, बड़ा सड़क पर सरिया और रेती की दुकान करता था। उधार बिक्री की वसूली और पूंजी की किल्लत के कारण दुकान कभी पनप नहीं पाई थी। खेती कुछ खास थी नहीं, दुकान से जो निकलता वह खाद पानी के जुगाड़ में सर्फ हो जाता था। फिर दुकान बंद कर वह भी मुंबई चला गया था। वहां रुककर उसने भी टैक्सी चलानी सीखी थी, लेकिन बैज बनवाने के लिए रिश्वत का इंतजाम नहीं कर पाया था। खान खोराकी के अलावा भाई से भी कुछ सहायता नहीं मिली थी। 4 महीने इधर उधर भटकने के बाद वह वापस आ गया था और आते ही अलगोजी के लिए झगड़ा करने लगा था। उसके छोटे बड़े कई बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की शादी लायक हो गई थी। वह चाहता था छोटा भाई कुछ मदद करे तो किसी तरह शादी का इंतजाम हो जाए, लेकिन वह निजी टैक्सी खरीदने और बीवी बच्चों को मुंबई ले जाने की फिक्र में पैसे जोड़ रहा था। अंततः दोनों में अलगोजी हो गई थी। दोनों की रसोई अलग बनने लगी थी। कुछ दिन खलियान में फसल निपटने के बाद अनाज और भूसा बंटता रहा था। फिर खेत भी बंट गए थे। छोटे भाई की बहू लाशरम छोड़कर अपने हिस्से की खेती संभालने लगी थी। बड़े का कभी खेती में मन लगा ही नहीं था। वह बीच बीच में कहीं गायब हो जाता था। एक एक कर उसकी बहू के गहने गुड़िया सब बिक गए थे। अब खेत बिकने की बात चल रही थी। ये तो कहो अभी वे मामा के नाम थे, नहीं तो अब तक बिक भी चुके होते। लड़की की शादी अभी भी जहां की तहां थी। अब मामा पारी पारी से एक एक महीने के लिए दोनों के साथ साथ रहने लगे थे। घर में कोई मेहमान या अतिथि अभ्यागत आता तो उसकी बड़ी बेकदरी होती थी, क्योंकि दोनों के परिवार उसे एक दूसरे पर डाल देते थे। अंत में ये तय हुआ था कि मामा उस समय जिसके पास रह रहे होंगे उसी पर उसकी खातिरदारी का जिम्मा होगा। पट्टीदार के साथ चल रहे मुकदमे का खर्च देने में भी दोनों आनाकानी करते थे। मामा को ही उसकी चिंता रहती थी। मामा कितने टूटे हुए, उदास और निरीह लग रहे थे। माहौल में विपिनता और बिखराव की कैसी गहरी साया थी। उसके मुंह का स्वाद कसैला हो आया था और अतीत की सारी नरमाहट सूख कर उड़ गई थी। उन दिनों मामा का परिवार कैसा भरा पूरा और संपन्न लगता था। नाना बाहर कोई नौकरी करते थे और मामा ने जो भी खेती थी ठीक से संभाल रखी थी। दरवाजे पर कोई न कोई दुधारू गाय या भैंस हमेशा बंधी रहती थी। आम, महुआ और कटहल के बाग थे। चारों ओर सायर मायर था। उसके अपने गांव की मिट्टी में कटहल नहीं होते थे। उनके पकना शुरू होने पर हर साल मामा के यहाँ से एक आदमी बहंगी में दोनों ओर बड़े बड़े कटहल लटकाए उनके भार से झुका तेज तेज चलता उसके घर आता था। जिस कमरे में कटहल रखे जाते थे वह एक नशीली गंध से गमक उठता था। वह बड़ी बेसब्री से उनके फोड़े जाने का इंतजार करता था। फिर तो हफ्ते भर कटहल फोड़ने, उसके कोए निकाल कर खाने और उन्हें थाली में सजाकर पास पड़ोस में बांटने का सिलसिला चलता रहता था। नाना का हाथ खुला हुआ था और उन्हें भविष्य के लिए कुछ जोड़ने की फिक्र कभी नहीं रही। बस रिटायर होने के बाद फंड वगैरह से जो पैसा मिला था उससे उन्होंने नई बकरी और दालान बनवा लिया था, लेकिन उसमें रहने का सुख बहुत दिन तक नहीं देख पाए थे। उनकी नियमित आमदनी बंद होते ही अभाव की खरोंचें लगनी शुरू हो गई थी। मरने के पहले उन्होंने परिवार के बढ़ते हुए आकार के साथ साथ धीरे धीरे पैर जमाती गरीबी की दस्तक जरूर सुन ली होगी। पानी पीने के बाद उसे ऐसी ऊब चूब होने लगी थी कि वहां बैठा नहीं रहा गया था। उसने घर के कुछ बच्चों को साथ लिया था और बस्ती की ओर निकल गया था। उसे याद आया था तब मामा के घर के पिछवाड़े एक बनिए का घर हुआ करता था, जिसके सामने एक ऊंट बैठा पर हुआ करता था। बगल में एक पुराना पछरिया कोहलू था जो उस घर की पुराने दिनों से चली आ रही संपन्नता की याद दिलाता था। पास में कटहल के कुछ पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में जड़ों तक बड़े बड़े फूलों से लदे रहते थे और चोरों से बचाने के लिए उन्हें चारों ओर से बबूल की सूखी टहनियों से रूंध दिया जाता था। अब वहां एक पक्का मकान खड़ा था, पर न ऊंट दिखा, न पथरिया कोलू, न कटहल के पेड़। घर एकदम सुनसान था। मालूम हुआ बनिए का परिवार कस्बे में जाकर के बस गया था, जहां उसकी सीमेंट की एजेंसी और कई और दुकानें खुल गई थी। सड़क पर भी उसका एक मकान था। गांव के इस मकान में वह कभी कभी ही आता था और उसमें कुछ नौकर चाकर ही रहते थे। आगे नूर मोहम्मद दर्जी का घर था, जिसके बरामदे में तब एक सिलाई मशीन रखी रहती थी। उसकी रह रहकर गूंजती आवाज गांव में एक शहरी फिजा पैदा करती थी जो उसे अच्छी लगती थी। उसके अपने गांव में कोई दर्जी का घर नहीं था। नूर मोहम्मद के यहाँ वह कई बार कपड़े की नाप देने गया था। शादी विवाह के मौके पर तो सभी की एक साथ नाप लेने नूर मोहम्मद खुद ही घर आ जाया करता था। उसके यहाँ से कपड़े सिलकर आते तो अक्सर बटन गायब रहते थे और जल्दी में भाग दौड़कर बटन ठकवाने पड़ते थे।
कभी कभी तो वह कांच बनाना ही भूल जाता था और दौड़कर उसके यहाँ कपड़ा वापस देना पड़ता था। नूर मोहम्मद का घर जहाँ का तहाँ खड़ा था, लेकिन पहले से काफी टूट फूट गया था। बरामदे में मशीन नहीं थी। वहां एक झिलंगा चारपाई पड़ी थी जिस पर एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ लेटा था। क्या वह नूर मोहम्मद था? नूर मोहम्मद का बेटा अल्ताफ उसका हम उम्र था और उन दिनों वह उसके साथ बागों में घुमा करता था। उसका निशाना बड़ा अचूक था और वह लबेदा फेंककर ऊंची ऊंची टहनियों का आम गिरा दिया करता था। पेड़ पर चढ़कर खेले जाने वाले चिल्हर के खेल में भी वह बड़ा उस्ताद था। बस सिलाई सीखने में उसका मन नहीं लगता था। इसके लिए घर में सभी उसे उललाते रहते थे। दर्जी का बेटा होने पर भी कभी उसके बदन पर साबुत कपड़े नहीं दिखे। कहाँ होगा वह इस समय? आगे बढ़ते ही एक आदमी सर पर गन्ने की सूखी पत्तियों का बोझ लेकर आता दिखा। वह चारखाने का गंदा सा तहमद और उसके ऊपर कई जगहों से फटा पुराना स्वेटर पहने था। बोझ से ढका होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिखा। उसने जरा ठिठक कर उसे देखा और आगे बढ़ गया। नूर मोहम्मद के घर के सामने जाकर उसने बोझ गिराया और मुड़कर फिर उसकी ओर देखने लगा। वह भी उधर ही देख रहा था। उसके चेहरे पर पहचान की चमक सी उभरी और वह जल्दी से उसकी ओर लपका। पास आने पर मालूम हुआ वही अल्ताफ था। वह बड़े उत्साह से उससे बातें करने लगा। वह सुबह सुबह किसी खेत में गन्ना छीलने गया था और दस्तूर के मुताबिक गन्ना काटकर छीलकर खेत से कोलूहार तक पहुंचाने के बाद पत्तियां लेकर वापस लौटा था। अल्ताफ के सर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचक गए थे, आंखों में बर्बाद जिंदगी और टूटे भविष्य की निराशा थी। कुछ सालों पहले मामा के छोटे लड़के के साथ वह मुंबई भाग गया था। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उसे एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम मिल गया था, पर उन्हीं दिनों वहां दंगे भड़क गए थे। उस दिन वह अपने एक मुसलमान दोस्त की टैक्सी में उसके साथ कहीं जा रहा था कि अचानक दंगे के चपेट में आ गया था। उसकी आंख के सामने उसके दोस्त को चाकू घोंप दिया गया था। टैक्सी जला दी गई थी। वह किसी तरह भाग निकला था और छिपते छिपाते अपने इलाके के हिंदुओं की झुग्गी में पहुंच गया था। एक हफ्ते वहीं छिपा रहा था। इधर के सारे मजदूर, कारीगर और टैक्सी वाले टाइगर के डर से संसे हुए थे और एक एक कर मुंबई छोड़ रहे थे। उसके पास किराए की कौन कहे, खाने तक को पैसे नहीं थे। इलाके के हिंदू मजदूर और टैक्सी वालों का ही उसे सहारा मिला था। उन्हीं के यहाँ जगह बदल बदल कर वह किसी तरह एक एक रात काट रहा था। तमाम डर और दहशत के बावजूद वे अपने गांव देश का नाता नहीं भूले थे। उन्होंने ही कड़की में उसे खिलाया पिलाया था और उसके लिए मुल्क का टिकट निकलवा कर दिया था। कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी आए थे। कैसी काली डरावनी रात थी वह। हर पल मौत सामने नाच रही थी। हर आदमी दूसरे पर शक कर रहा था। जब तक गाड़ी शहर से बाहर नहीं आ गई, अपने बच निकलने का भरोसा नहीं हुआ था। लौटकर फिर वही ढाक के 3 पात। गांव के पुश्तैनी पेशे में अब क्या रखा है? अब तो अब्बा को भी काम नहीं मिलता। ये तो रेडीमेड का जमाना है। जिसे सिलाना भी होता है वह कस्बे में जाकर सिलवाता है। अब्बा को नई फैशन की चीजें सिलनी कहाँ आती हैं। इधर तो बहुत दिनों से बीमार ही चल रही हैं। खाट पकड़ ली है। खांसी बंद होने का नाम नहीं लेती। धीमा धीमा बुखार भी रहता है। अब किसको दिखाएं? 2-1 बार कस्बे में जाकर सुई लगवाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उम्र भी तो हो गई है। एक ही बार में इतना कर्जा कुआम हो गया और जान के ऐसे नाले पड़े कि अब दोबारा मुंबई जाने की हिम्मत नहीं होती। अब वह कारीगर से खेतीहर मजदूर बन गया है और अपने कुनबे की गाड़ी जैसे तैसे खींच रहा है। उसने पड़ोस के गांव के एक आदमी से बात की है जो सऊदी में रहता है, लेकिन वीजा वगैरह में बड़ा खर्च है। अल्लाह को जैसा मंजूर होगा।